আজকে আমরা চলে এসেছি আলিপুর জেল মিউজিয়ামে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো দেখার জন্য। আজকে ভিডিও কন্টিনিউ করার আগে আপনাদের সবাইকে জানাই আমার চ্যানেলে ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদার নিউ ব্লগ। কেমন আছেন সবাই? আশা করি খুব ভালো আছেন। আলিপুর জেল মিউজিয়ামে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো শুরু হয় মঙ্গলবার থেকে রবিবার পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যে 6:30টার সময় বাংলা ভাষাতে। শুধুমাত্র শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত এখানে দুটো শো হয়, সন্ধ্যে 6:30টার সময় এবং সন্ধ্যে 7:30টার সময়। সন্ধ্যে 7:30টার সময় এখানে হিন্দি ভাষাতে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো হয়। লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোয়ের এন্ট্রি ফি হলো 100 টাকা করে পার হেড। ভারতীয় সংগ্রামের ইতিহাস জানানোর জন্য এই আলিপুর জেল মিউজিয়ামে রয়েছে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোয়ের ব্যবস্থা। এখন লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো শুরু হয়ে গেছে। बिल्कुल बीच है ये स्तंभ, द सेंट्रल टावर, जहां से कड़ी निगरानी रखी जाती थी इन जेल खानों पे। आपके दाहिनी ओर जो इमारत है वो था अस्पताल, जहां कैदियों की देखभाल की जाती थी जिन पर अंग्रेजों द्वारा बेरहमी से अत्याचार किए गए थे। आपके चारों तरफ प्राचीन वृक्ष हैं, इन समस्त घटनाओं के मौन गवाह। शो की अवधि 40 मिनट है। कृपया अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखें या बंद कर दें। फ्लैश फोटोग्राफी वर्जित है। तो आइए इस शो का शुभारंभ करते हैं। मैं उन हवाओं का झोंका हूं जो सदियों से इस धरती पे चल रही हैं। काश मैं यहां ढाए गए जुल्म के दिए हुए दर्द को कुछ कम कर सकता। मैं विदेशियों के हाथों किए गए अत्याचारों का चश्मदीद गवाह हूं। मेरी इस धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला नापाक कदम रखा था। समंदरी रास्तों से सिल्क और मसालों का व्यापार करने वाले अपने जहाजों से उतरे व्यापारी जल्द ही इस धरती के शासक बन बैठे। भारत की धरती पर कंपनी की हुकूमत जैसे जैसे बढ़ने लगी वैसे वैसे बढ़ने लगी उनकी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की आवाज। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारी धरती पर अपनी मर्जी के कानून बनाने की और साथ ही जेल बनाने की इजाजत भी दे दी। और इसी व्यवस्था के तहत 1810 में शुरू हुआ अलीपुर जेल बनाने का काम। सन 1864 में पूरे देश में कई सेंट्रल जेल बनाए गए। अलीपुर जेल को भी सेंट्रल जेल का दर्जा दिया गया। विदेशियों ने इसे सेंट्रल जेल बनाया था, मगर हमारे जोशीले हिंदुस्तानियों ने इसे आजादी के संग्राम का मैदान जंग बना दिया। सन 1857 सिपाहियों की बगावत का बिल्कुल बच चुका था। घबराई हुई विदेशी हुकूमत ने गिरफ्तारियों का अंधाधुंध सिलसिला कुछ ऐसे शुरू किया कि जिस पर भी जरा शक हुआ वो कैद हो गया। इन्हीं गिरफ्तार लोगों में से एक थे फराइजी आंदोलन के बानी मोहसिन उद्दीन अहमद, जिन्हें लोग दुद्दू मियां के नाम से जानते थे। आने का समय हो गया है कैदी लोग, लाइन में लगो। ये टैक्स अदा करने के नाम से प्रजाओं का खून चूस लेते हैं। आफत में ही भाई आके भाई के कंधे से कंधा मिलाते हैं। जो सब जानते हैं वही मैं भी जानता हूँ। ये जमीन अल्लाह की देन है, इस पे सबका पूरा अधिकार है। सही बात। इंग्लैंड की मिलों में नील की जरूरत है, उसके लिए हमारे किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराता है जमींदार। महाजनों के कर्ज के नीचे दब के गरीब प्रजा बली हो जाती है दोनों तरफ से। अरे जिसके शरीर में सिर्फ हड्डी चमड़ी ही बची हो उसको क्या बली। देश के आसमान में नील विद्रोह के जुल्म के खिलाफ नारे गूंजने लगे थे। घबराई हुई अंग्रेज सरकार ने नील की खेती करने वालों पर अत्याचार की छानबीन शुरू कर दी और सन 1860 में नील कमीशन भी बना डाला। दुद्दू मियां तो सन 1862 में गुजर गए, मगर जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी उन तमाम इलाकों में फैलती चली गई जहां जबरदस्ती इस नील की खेती करवाई जाती थी। 1905 में हिंदुओं और मुसलमानों की एकता पर लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिकता की एक लकीर खींच के बंगाल के बंटवारे का ऐलान कर दिया। बंगाल विभाजन से क्रोधित लोगों ने विलायती सामानों का बहिष्कार शुरू कर दिया और यहीं से जन्म लिया स्वदेशी आंदोलन। लेकिन हुकूमत अपनी जिद पे अड़ी रही। इनकलाबी टोलियों ने हथियार इकट्ठा करना शुरू किए। उनका निशाना थे ब्रिटिश ऑफिसर और उन्हीं में से एक था मजिस्ट्रेट डगलस किंगफोर्ड।
जिस पर मुजफ्फरपुर में बम फेंका गया, मगर वो बच गया। गिरफ्तार होने वालों में कन्हैयालाल दत्त, सत्येंद्र नाथ बोस और नरेंद्र नाथ गोस्वामी भी थे। मई 1908 में उनको जेल में भेज दिया गया। कन्हैयालाल दत्त, अपना अंगूठा इधर लगाओ। सत्येंद्र नाथ बोस, इधर इधर छाप लगाओ, दिखता नहीं है। नरेंद्र नाथ गोस्वामी, इधर इधर लगाओ। हाँ, आ जाओ। कन्हैयालाल, आज जेल के अस्पताल में नरेंद्र से मुलाकात होगी। याद है ना, कैसे नहीं रहेगा। आंदोलन का दुश्मन है, सरकारी गवाह बना है जेल से छुपने के लिए। कभी नहीं, उसको तो रोकना ही होगा। हाँ, जानता हूँ, उसका मुंह बंद कर देना होगा हमेशा के लिए। मेरा रिवॉल्वर तैयार है, तुम्हारा? अग्नियुग की आग आहुति मांग रही है, मैं भी तैयार हूँ। वो आ रहा है बेईमान, उसके सामने पैदा नहीं है। लेकिन साहब नरेंद्र नाथ, वहाँ बैठो उस बेंच पे। ठीक है साहब। लगता है कन्हैयालाल कुछ बोलना चाह रहा है मुझे। हाँ नरेंद्र, तुमसे जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो सजा ब्रिटिश जेलर तुमको नहीं दे पाए, वो सजा मुझसे लेते हुए तुम्हारी शक्ल कैसी होगी देखने की बहुत इच्छा थी मुझे। एक बार पकड़ में आए, काश में रखूंगा। उसको मार डाला कन्हैयालाल, इसकी सजा मिलेगी तुमको। मैं तैयार हूँ। मैं सबको बता देना चाहता हूँ, शाहबाजी का पुरस्कार है मौत। उन पर मुकदमा क्या था? एक दिखावे का तमाशा था। कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र नाथ बोस को आनंद फानन मौत की सजा सुना दी गई। वो 10 नवंबर 1908 को पूरी बहादुरी के साथ फांसी के तख्ते पे चढ़े और अमर हो गए। 2 मई 1908 को गिरफ्तार किए गए ऐसे ही हथियारबंद आंदोलन के नेता माने हुए इनकलाबी श्री अरबिंदो घोष पर अलीपुर बम साजिश का मुकदमा चला। मई 1909 में अरबिंदो घोष को अलीपुर की जेल में कैद तन्हाई में डाल दिया गया, जिसे अंग्रेजी में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं। पिंजरे में कैद मैं सलाखों से बाहर देखता हूं, सिर्फ एक विशाल बरगद का पेड़ दिखता है। मेरे इस असहनीय अकेलेपन का साथी है सिर्फ कोठरी की चींटियां। मेरा मन एक एक कदम बढ़ता जा रहा है एक गहरे पागलपन की ओर। भगवान मुझे बचाओ। क्या तुम सुन रहे हो भगवान? सुन रहे हो मेरी प्रार्थना? हाँ हाँ, एक गहरी शांति छा रही है मेरे जख्मी दिल पर। लगता है जैसे मैं देख पा रहा हूं श्याम सुंदर श्री कृष्ण को। मेरे चारों तरफ वो वासुदेव कृष्ण, वही रक्षा करेंगे, वही मुझे रास्ता दिखाएंगे। अंग्रेज सरकार का गुस्सा ये एक काम कर पाया। मुझे मेरे ईश्वर मिल गए, मुझे मेरे ईश्वर मिल गए। श्री अरबिंदो घोष को वक्त के साथ जेल से मुक्ति मिल गई। अदालत में उनकी वकालत कर रहे थे चित्तरंजन दास। उन्होंने श्री अरबिंदो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये इंसान जो अदालत के इस कटोरे में खड़ा है, भारतवर्ष ने सच्चे देशभक्त, कवि, देश प्रेमी और इंसानियत का रास्ता दिखाने वाले के रूप में हमेशा याद रखेगा। क्रांति की लहर पूरे देश में फैल गई थी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इनकलाबी नारे लगाने वालों की आवाज ज्यादा से ज्यादा गूंज रही थी और इन्हीं आवाजों को दबाने के लिए 1906 में शुरू किया गया एक नया अलीपुर सेंट्रल जेल बनाने का काम।
एक और बढ़ रही थी ईंट दर ईंट जेल खाने की कालकोठरियां, तो दूसरी ओर बढ़ रहे थे क्रांतिकारियों के हौसले। ये पैखाना पूरी तरह बन के तैयार हो गया और इसकी चार दीवारियों में जोशीले क्रांतिकारियों के जत्थे बंद कर दिए गए, जिनके सीनों में धधक रही थी आजादी की आग और होंठों पे गूंज रहे थे आजादी के नगमे। 1 अगस्त 1920 महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का ऐलान किया। अमीर गरीब और हर वर्ग ने विदेशी सामानों का बाइकआउट शुरू कर दिया। घर घर में चरखे चलने लगे और सच्चे हिंदुस्तानियों का लिबास हो गया स्वदेशी खादी। स्वराज पार्टी के देश बंधु चित्तरंजन दास ने विलायती कपड़ों का पूरी तरह से बहिष्कार करवा दिया था और फिर उनकी ओर आया देश प्रेम के आदर्शों और आजादी के जज्बे से भरपूर एक नौजवान, सुभाष चंद्र बोस। सन 1921 में चारों तरफ प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन की धूम थी, मगर सुभाष चंद्र बोस ने आम इंसानों को संगठित किया और प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के खिलाफ खड़े हुए। सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करके अलीपुर जेल में डाल दिया गया और कुछ दिनों बाद चित्तरंजन दास भी गिरफ्तार होकर इसी जेल में आ गए। चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है सुभाष। वो गिरफ्तार करने आ रहे थे तो उसी खुशी में आपने ही तो सबको बुला बुला के चाय पिलाई थी। ये खुशी का ही तो अवसर है सुभाष। कहे तो स्वतंत्रता सेनानियों का पुरस्कार है, लेकिन मुझे तो सिर्फ 6 महीने की सजा सुनाई है। अरे तो क्या हुआ, इससे तुम्हारा गौरव कम थोड़ा होता है। सुभाष जी देखो तो कौन आई है, हमारी सहयोगी मेरी अर्धांगिनी बासंती देवी। माँ प्रणाम। जीते रहो सुभाष, जीते रहो। तुम जेल में हो ये सोचकर कई बार मन भर आता है, फिर ये सोचकर अच्छा भी लगता है कि तुम यहाँ आने से पहले कितना कुछ करके आए हो। तुम्हारे जोशीले भाषणों का असर ऐसा हुआ कि कोई नहीं निकला सड़क पे। ठीक है, पर बड़ी बात इस आंदोलन को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया है। आंदोलन के असली कारीगर तो वही है ना। अहिंसा का मार्ग तभी सत्य होता है जब हिंसा को पूरी तरह त्याग सके। पर अंग्रेज हमें कायर समझेंगे और हमसे नहीं डरेंगे। काश इस जेल की दीवार में एक छोटी सी दरार होती तो मैं उस दरार से बाहर निकल जाता और भेष बदलकर फिर से सुलगा देता असहयोग की चिंगारी। कौन जानता है आजादी की राह कौन सी है, कहाँ खत्म होगी ये राह कौन जानता है। हम तो बस तैयार रह सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास को अपना गुरु मानते थे। अलीपुर में उनका साथ और बाद में उन दिनों की स्मृति सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा बन गई। एक समय वो भी आया जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज तैयार की, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला के रख दी। उनके जय हिंद का नारा सारे देशवासियों के दिलों और होठों पर हमेशा हमेशा के लिए बस गया। 16 जून 1925 को देश बंधु चित्तरंजन दास ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरे देश में शोक की एक लहर दौड़ गई। गांधी जी कह उठे, चित्तरंजन दास अनगिनत खूबियों के मालिक थे, पर साथ ही उनकी जबान पर, उनके दिल में बस एक ही ख्याल था, देश की आजादी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सभा में भाग लेने के अपराध में सन 1930 में कई नेताओं के साथ मशहूर डॉक्टर विधान चंद्र राय भी गिरफ्तार होकर अलीपुर जेल में लाए गए थे। उन्हें 6 महीने की जेल हुई थी। अलीपुर जेल के अस्पताल में 120 रोगियों के इलाज की गुंजाइश थी। डॉक्टर विधान चंद्र राय ने कैदियों की देखभाल में खुद को समर्पित कर दिया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर रॉय। बीमार लोग तो आपकी राह देख रहे हैं।
बिजोए, अस्पताल के काम ने मुझे जिंदा रखा है। हाथ पैर चल रहे हैं और स्टेथोस्कोप को कान से लगा रखा है। लोगों के दिल की धड़कन सुनने के लिए नहीं, दिल की आवाज सुनने के लिए। ये एक और गया, वही बीमारी, बुखार और उल्टी। बिजोए, रात को नींद कैसी आई? मेरा कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहब, ये खांसी तो अब मेरी मौत के साथ ही जाएगी। बुखार तो उतर गया, देखो जरा सीने का हाल। पलट जाओ, सांस लो जोर जोर से। ठीक होके भी क्या फायदा होगा डॉक्टर साहब? तुम्हारी उम्र अभी कम है बिजोए, तुम्हारी जिंदगी की कीमत अभी बहुत ज्यादा है। आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लेना चाहते, उसके लिए तो जिंदा रहना होगा, हट्टा कट्टा स्वस्थ रहना होगा। कैदियों को ठीक रखने के लिए आप जो कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, उससे हम लोगों का हौसला बहुत बढ़ गया है। हौसला तो तब और बढ़ेगा जब हमें आजादी मिलेगी। ऐसा स्वप्न कभी देखा है जो एक दिन हकीकत बन जाए? आजादी ही है वो स्वप्न, आजादी है वो हकीकत। हकीकत की जमीन पर उस स्वप्न को साकार होते देखने के लिए तो तुम्हें जिंदा रहना ही पड़ेगा। चंद्र बोस के नौजवान वॉलंटियर बिनोय कृष्ण बोस, बादल गुप्तो और दिनेश चंद्र गुप्तो ने पूरी बेखौफी से राइटर्स बिल्डिंग में घुस के सिम्पसन को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए तीनों ने खुद को खत्म करने का प्रयास किया। बिनोय और बादल तो सफल हो गए, लेकिन दिनेश गुप्तो बच गए। उन पर मुकदमा दायर हुआ और उन्हें अलीपुर जेल में डाल दिया गया। कैदियों लाइन से खड़े हो जाओ, हाजिरी का समय हो गया है, शुरू करो। 1 2 3। अस्ताचल किरणों के प्रकाश से रंग गई है जेल की कोठरियां। गर्मी बीत रही है, हवाओं में बारिश की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है। अरे मैं तो भूल ही गया, पहरेदार भैया थोड़ा कागज मिलेगा? और कितना लिखोगे? चिट्ठी पे चिट्ठी लिखे जा रहे हो, पन्ने पे पन्ने। ये लो कागज। शुक्रिया। कितना कुछ कहना है, कितना कुछ बांटना है, कितना कुछ है सोचने को, कितनी सारी योजनाएं हैं। हाथ में बंदूक लिए इंसानों को मारने निकले थे, सिम्पसन साहब को तो मार डाला। ये सब बातें तब क्यों नहीं सोची? नहीं, सिम्पसन इंसान नहीं नर पिशाच था। वो लोगों को मारता था, अत्याचार करता था, उन्हें अपाहिज कर देता था। हुकूमत सिम्पसन को रोक नहीं पाई, पर किसी ना किसी को तो उसे रोकना ही था। ऐसे पिशाचों की बलि देने के लिए ही जरूरत पड़ी है नरसिंह अवतार की। फांसी के तख्ते पर जब चढ़ोगे तब समझ आएगा, फांसी के तख्ते पर माफी नहीं मिलती। माफी किसको चाहिए? माफी हा? मुझे तो आजादी चाहिए। मौत मेरी हमदम है, वो आई है मेरे दरवाजे पे। मौत तो जिंदगियों को चलाने वाली होती है, उस प्यारी मौत को मेरा प्रणाम। दिनेश चंद्र गुप्तो, तुम्हारा समय आ गया। मैं तैयार हूं। मेरे छोटे भाई सुनो, मुझे बिल्कुल दुख नहीं है। जिंदा रहना खुशी की बात है, पर कभी कभी जान दे देना उससे भी बड़ी खुशी की बात होती है। मौत मुझे निश्चय ही मुक्ति दिलाएगी। दिनेश चंद्र गुप्तो, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? मैं उस गहरी नींद के आगोश में सोना चाहता हूं जहां कोई दुख तकलीफ ना हो। मेरी मौत पर रोना मत। जो भी मुझे प्यार करते हैं वो दुखी मत होना। असहाय आंसुओं की बरसात से मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। जुलाई 1931 की सुबह दिनेश चंद को फांसी के तख्ते की ओर ले जाया गया। बारिश की चुटपुट बूंदों में वो बड़े शांत कदमों के साथ फांसी घर की ओर चल पड़े। कैदियों की नम आंखें उन्हें देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे जेल का माहौल उन्हें विदाई दे रहा हो। 19 बरस के इस नौजवान को फांसी दे दी गई। सन 1934 जनवरी के महीने में जवाहरलाल नेहरू कलकत्ता आए। एक के बाद एक कई सभाओं और आम जलसों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग की अपील करते रहे।
13 फरवरी को इलाहाबाद लौटते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर देशद्रोह का इल्जाम था। उन्हें 2 बरस की सजा सुनाई गई और अलीपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। पंडित नेहरू को 10 फुट बटा 9 फुट की एक छोटी सी कोठरी में रखा गया था। कोठरी के बाहर था एक छोटा सा बरामदा और उतना ही छोटा आंगन। इंदिरा, शांति निकेतन में गुरुदेव की मौजूदगी से तुम्हें हौसला तो खूब मिल रहा होगा ना? हाँ बाबा, सच में। लेकिन आपको एक बार फिर से जेल में देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जब भी लगने लगता है कि अब कुछ होगा, उसी वक्त अंग्रेज पकड़कर मुझे जेल में डाल देते हैं। 7वीं बार है ये, 7वीं बार। बाबा, काश मैं थोड़ी बड़ी होती तो आपके इस आंदोलन को आगे लेकर जाती। आएगा इंदिरा, तुम्हारा वक्त भी जरूर आएगा। स्वाधीनता की लड़ाई में लगे तमाम लोगों और आपके अथक परिश्रम से कितना कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे बाबा। हमारे लोग, हमारे देशवासी, उनकी बात सुनो। मैं उनकी आप बीती सुनता हूँ, उनके दुखों को समझता हूँ। आप ठीक ही कहते हैं बाबा। कलकत्ते की सड़कों पर देखती हूँ सभा, जुलूस, अनगिनत लोगों की भीड़। ये लड़ाई उनकी अपनी है, खुद की। देश के आसमान पे, इसकी हवाओं में गूंजने लगी है एक मधुर झंकार। हर कोई अपने दिल में इसे महसूस कर रहा है। लोगों को पता चल गया है कि आजादी बस आने ही वाली है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्साह और उम्मीद से थे। इस आजादी की जंग में पंडित नेहरू को 9 बार जेल की सजा मिली। उन्होंने अपनी जिंदगी के 3259 दिन जेलों में गुजारे थे। सन 1934 आजादी का सपना तेजी से सच होता दिखाई दे रहा था। आजादी के आने की आहट से करोड़ों हिंदुस्तानी आंखें जगमगाने लगी थी और जोश से भरे जलसों में घूमने लगे थे देश प्रेम के गीत। इन जुलूसों और गीतों की गूंज अलीपुर जेल में भी ऐसे फैल गई जैसे लड़ाई के मैदान में बहादुर लड़ाकों को जीत का पैगाम मिल गया। और फिर वो दिन आया। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को 15 अगस्त होते ही भारत की पूरी आजादी का ऐलान कर दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू बने आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री और दिल्ली के लाल किले पे लहरा उठा आजाद हिंदुस्तान का सुंदर तिरंगा। जिन बलिदानों और उसूलों पर हमें आजादी मिली थी, हम आज उनका पूरे मन से नमन करते हैं। आजाद हिंदुस्तान में वो स्वप्न, वो मूल्य, वो उसूल ही हमारी सबसे कीमती धरोहर है। देश के हर धड़कते दिल में आज भी जागृत हैं उन शहीदों की यादें। उन्हीं यादों का प्रतीक है हमारा ये शहीद स्तंभ। मैं उन्हीं हवाओं का एक झोंका हूं जिनमें देश की मिट्टी की खुशबू बसी हुई है। इस मिट्टी में जज्ब शहीदों के खून को न बारिश की बूंदें मिटा सकती हैं, न सूरज की तपिश इन्हें सुखा सकती है। ये वो यादें हैं जो हवाओं में खड़ी हैं, खेतों में लहलहाती हैं, नदियों में बहती हैं। बच्चों की बेलोस हंसी और नई पीढ़ी के चेहरों पर जगमगाती है। यादों का ये खजाना इस देश में जन्म लेने वाली हर पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को सौंपती रहेगी। विश्वास है कि यह खजाना हमेशा हमेशा सुरक्षित रहेगा।